हमारे साथ तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख पेम्पा सेरिंग जी है। पेम्पा जी, आज आप नागपुर पहुंचे हैं, नागपुर संघ भूमि भी है, क्या विशेष प्रयोजन है आपके नागपुर आने का? अभी इस बार तो महाराष्ट्र में हमारे एक ही सेटलमेंट है तिब्बती गोथनगांव में, और हमने प्रॉमिस किया था अपने लोगों को कि 5 साल में हम 2 बार आएंगे। तो इस बार सेटलमेंट गोथनगांव में दोबारा आ रहा हूं। तो तिब्बती भारत में 37 क्षेत्र में फैला हुआ है, और दुनिया भर में 27 देशों से भी ज़्यादा में फैला हुआ है, और एक देश में जैसे यूएस में 29 स्टेट्स में फैला हुआ है। तो सब तिब्बती समाज को मिलने का, वो तिब्बती निर्वासित सरकार और समाज के बीच में रिलेशन अच्छा होना है, क्योंकि परम पूज्य जी अभी 90 साल का हो गया है। पहले तो परम पूज्य जी बहुत बार इंटरनेशनली नेशनली ट्रैवल करते हैं, आजकल उतना नहीं हो पा रहा है उम्र की वजह से। तो हम लोगों को ये काम करना है, तिब्बती समाज और निर्वासित तिब्बती सरकार के बीच में वो रिलेशन जितने भी हमारे फिज़िकली दूर हो जाए, मगर मन में से एकजुट होके बैठना है, क्योंकि स्ट्रगल चलना है। तिब्बत बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, लेकिन चीन की वजह से इस तरीके से अलग अलग देशों में निर्वासित रहना पड़ रहा है। भारत का कैसा सहयोग मिल रहा है? तो भारत नहीं है तो हम लोग, हमारे निर्वासित समाज भी नहीं है, भारत की वजह से हम हैं। तो हमारे बोटी भाषा का जो लेख जो है वो भी इंडिया से आया, देवनागरी स्क्रिप्ट से, भारत से आया 7वीं सेंचुरी में। फिर इसके बाद में बुद्धिज़्म जो है, नालंदा का बुद्धिज़्म जो, वो भी इंडिया से आया। तो हमारे वे ऑफ लाइफ जो है वो भी बुद्धिज़्म डिक्टेट करते हैं, धार्मिक जो विश्वास करते हैं उसी से हमारे वे ऑफ लाइफ बनता है। तो पर्यावरण भी हिमालय और तिब्बत के बीच में, तो वो बहुत सारा सांस्कृतिक, भाषा, ऐतिहासिक रिलेशन रहा है भारत। तो हम लोग मानते हैं कि हम भारत के सांस्कृतिक एक अंग का क्षेत्र है वो, क्योंकि हम लोगों ने 8वीं दशक से 13वीं दशक तक, जब बौद्ध धर्म यहाँ से काफ़ी नष्ट हो गया था भारत में, उस 5 सेंचुरीज में हम लोगों ने जितने भी बौद्ध का संस्कृत में और पाली भाषा में जितने भी बुद्ध धर्म हैं, उन सबको तिब्बती भाषा में हम लोगों ने ट्रांसलिटरेट किया। तो आज के दुनिया में तिब्बती एक ही भाषा है। अगर आपको बौद्ध धर्म को तंत्र सूत्र सब समझना है तो वही एक भाषा है। इसलिए हम लोग वी आर वेरी प्राउड टू बी रिपोजिटरी ऑफ वन पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन विजडम। परम पूज्य दलाई लामा जी का काफ़ी उम्र हो गई, आप कह रहे हैं, उनका उत्तराधिकारी कैसे चुना जाएगा? चीन काफ़ी हस्तक्षेप उसमें कर रहा है, डिक्टेट करने की कोशिश करता है। अब चीन तो धर्म को नहीं मानते हैं, और रीइंकारनेशन के हमारे यहाँ इंडिया में तो पुनर्जन्म का बात होते हैं, अवतार का बात होते हैं, और जो धार्मिक हो भी अगर पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं तो हो नहीं सकता। चीन सरकार तो धर्म को मानते भी नहीं है, तो पुनर्जन्म मानते नहीं है, तो रीइंकारनेशन कैसे सेलेक्ट करेगा? इनका 3 विषय है। एक तो यही बोलते रहते हैं कि परम पूज्य जी का रीइंकारनेशन जो है वो चीन के अंतर्गत, तिब्बत के अंदर, चीन के अंदर ढूंढेंगे। और परम पूज्य जी ये बोल रहे हैं कि तिब्बत में तो फ्रीडम नहीं है, तो अगर फ्रीडम नहीं है तो मैं वहाँ जन्म नहीं लूँगा, फ्री वर्ल्ड में जन्म लूँगा, जहाँ फ्रीडम है वहाँ जन्म लूँगा। और दूसरा बात, चीन बोलते रहते हैं कि ये गोल्डन अर्न यूज़ किया गया था, वो ट्रेडिशनल वे है, मगर गोल्डन अर्न से पहले, गोल्डन अर्न तो 1793 में इंट्रोड्यूस किया था चिंग लोगों ने। इससे पहले 8 दलाई लामा हो चुके हैं। तो चीन का सरकार का मतलब है कि उसके पहले क्या दलाई लामा जो दलाई लामा नहीं है, और उसके बाद में भी उसको 9th और 11th दलाई लामा के बारे में यूज़ किया था, वो भी ट्रेडिशनल तरीक़े से ढूंढने के बाद में, तो इट वाज स्कैर्सली यूज्ड, कभी बहुत कम यूज थे। 13 दलाई लामा, 12 दलाई लामा, 14 दलाई लामा, सबको यूज़ नहीं किया गया था। तो दैट इज़ नॉट द ट्रेडिशनल वे। ट्रेडिशनल वे जो है वो 8 दलाई लामा तक जो हुआ,
तो उसमें तो बाद में चीन ने पॉलिटिक्स में यूज़ कर, मगर चीन लोग भी बुद्धिस्ट धर्म को मानते थे। अभी कम्युनिस्ट तो बुद्धिस्ट धर्म को मानते ही नहीं। तो तीसरी बात यह है कि ये लोगों ने 2007 से ऑर्डर नंबर 5 करके अगर किसी रीइंकार्नेशन को रिकॉग्नाइज करना है तो वो चाइनीज स्टेट करेंगे। अब जो स्टेट धर्म को ही नहीं मानते हैं तो परम पूज्य बोलते रहते हैं, कभी कभी जोक में बोलते रहते हैं कि अगर चीन सरकार बौद्ध धर्म को, अगर ये रीइंकार्नेशन को बहुत मानते हैं तो पहले बुद्ध धर्म को स्टडी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। फिर उसके बाद में माओ त्से-तुंग का रीइंकार्नेशन पहले ढूंढना चाहिए, फिर तेंग शाओपिंग का ढूंढना चाहिए। फिर ये दोनों हमारे साथ नहीं है। फिर तीसरा तो अभी चांग जेमिन भी मर गया, वो भी नहीं है। फिर इन सब को ढूंढ के फिर मैं भी दलाई लामा हिज होलिनेस ऐसे बोलते हैं, क्योंकि धर्म को नहीं मानते हैं तो फिर वो सरकार ऑथराइज करने का कोई उसका राइट नहीं रहता। मेरा अंतिम प्रश्न, हिंदू धर्म के काफ़ी जो प्रसिद्ध प्रख्यात तीर्थ स्थल हैं वो तिब्बत की भूमि पर हैं, लेकिन चीन की तरफ से काफ़ी निर्बंध लगाए जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। कैलाश मानसरोवर हिंदुओं का पवित्र स्थल तिब्बत में, क्या लगता है ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को वहाँ आने की परमिशन मिलनी चाहिए? अभी इस साल तो चीन सरकार को वो ट्रेड वार के वजह से, ट्रेड के वार की वजह से फिर वो अमेरिका को जितना बेचना है वो उतना बेच नहीं पा रहा। अभी भी बात चल रहा है, जैसे स्वीडन में कल परसों चला था 2 दिन, शायद 90 डेज और वो होगा। मगर उसके वजह से अभी चीन को जो 37% एक्सपोर्ट जो यूएस में जाता है अभी तक, वो अभी थोड़ा घट गया है। तो उसको मार्केट चाहिए, तो भारत भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। इसलिए अभी थोड़ा ये सब बोल रहे हैं कि पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ, कैलाश मानसरोवर यात्रा भी जाने दे रहा है, और उसका अपने मतलब ही होता है। मगर वो तो और थोड़ा जारी रहना चाहिए, हर साल जाने देना चाहिए। वो 1 साल हो के 1 साल रोकना, 4-5 साल रोकना, वो सबके लिए ठीक नहीं है। कैलाश मानसरोवर ना कि बुद्ध धर्म का, हिंदुओं का, पंबों का, जैन का, सबका पवित्र स्थल माना जाता है। उनको एक्सेस देना चाहिए। हमारे साथ संवाद साधने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन अतुल हिरडे के साथ रजत वशिष्ठ, एबीपी न्यूज़, नागपुर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।